कश्मीर में इस्लामिक मूवमेंट शुरू करने वाला कौन? वही खमनेई। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वहां आतंकवाद जनाया। ये दोस्ती ईरान और कांग्रेस की है। आतंकियों को जन्म देने वाली आतंकी जिहादन है। 57 इस्लामिक कंट्री में क्या किसी कंट्री ने उनका साथ दिया? आज आप जोड़ रहे हो ईरान और भारत का रिश्ता। मैं इसको अब असल में बताता हूं। यहां रिश्ता था कांग्रेस और ईरान का। कांग्रेस और ईरान का इनका तुष्टीकरण था कि बार बार ईरान पीठ में खंजर खोप रहा था भारत के, फिर भी ये उसके जहां चाटुकार बने थे। हर बार कश्मीर के मुद्दे पे इन्होंने किसका पैरवी की? सिर्फ एक बार 1994 में ये एब्सेंट रहे जब यूएन में वो हुआ था, ठीक है। ग्रे लिस्ट में अभी थोड़े, तब भी ईरान उनके साथ, उनको हथियार सप्लाई करना, सब कुछ करना, एयर बेसिस देना युद्ध के टाइम पर, ये कौन देता रहा? ईरान देता। क्यों? मुस्लिम ब्रदरहुड। और एक ये कश्मीरी भाई हैं अपने। कश्मीर में इस्लामिक मूवमेंट शुरू करने वाला कौन? मैं पूछता हूं आज के टाइम पर, वही खमनेई। यही खमनेई था। 1980 में इसने दौरा किया था, शिया सुन्नी को एक करने की कोशिश की। उसके बाद वहां खमनेई का अपना एक ट्रस्ट, वहां पे उसका ऑफिस बनाया गया। उसके बाद ही आतंकवाद की वो पाकिस्तान से मिलकर यूनिवर्सल क्या मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वहां आतंकवाद जनाया। आज उसी का परिणाम है कि 5 लाख कश्मीरी पंडित परिवार जो हैं आज अपने घर से बेघर हैं। ये देन भी बताओ ना उनको। नहीं बताएंगे। क्यों? कांग्रेस ने आपको बताने ही नहीं दिया, सोचने ही नहीं दिया उससे आगे। ये दोस्ती ईरान और कांग्रेस की है। भारत अगर मजबूत नेतृत्व होता उस वक्त भी वो ईरान को सबक सिखाता, मगर इन्होंने क्या किया? तुष्टीकरण के चलते सिर्फ ऑयल का रिश्ता नहीं है हमारा कि हमें सिर्फ ऑयल लेना था तो इसलिए हम उसके सामने झुकते रहे। ऑयल और भी बड़े हमारे पास ऑप्शन थे। देखिए, विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहिए ईरान और इजराइल के युद्ध में, अमेरिका के युद्ध। क्यों? मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ दोनों हमारे जो इन्वॉल्व हैं, ईरान भी है, हम दोनों के लिए कंसर्न है। हम एक पक्ष क्यों पकड़े सिर्फ कांग्रेस के कहने पे? अब मैं आपको दोस्ती निभाने की अभी टाइम है। विपक्ष क्या कह रहा है, उनके नेता क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, उससे हटकर एज ए भारतीय हमें क्या सोचना है कि हमारे मुश्किल वक्त में कौन खड़ा था? हमारे मुश्किल वक्त में हमें हथियार कौन दे रहा था? हमें जो वहाँ 99 में वहाँ पहाड़ी पर चढ़कर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो गूगल पूरा, वो कौन हमें आईटी से रिलेटेड कौन दे रहा था? इजराइल दे रहा था। वो हमारे साथ युद्ध अभ्यास करता है। और वो उसमें नहीं, 71 में भी उन्होंने हमारे साथ रहे, उससे पहले भी। हमारे जब से वो बना है, हमारा पिछले 15 प्रधानमंत्री हुए, कोई इजराइल विजिट नहीं किया। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी इजराइल गए और इजराइल से लौटने के बाद ईरान पे हमला हो गया। देखिए मतलब आप क्या कहते हैं कि ये भी मोदी ने करवाया है? फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि इजराइल का युद्ध भी मोदी लड़ रहा है भाई। ये बेवकूफ़ी ये चरम सीमा में है। तभी कहते हैं ना कि जब अंधों में काना राजा चुनोगे ना आप, तो इसी तरह से इनकी प्रजा जो है ना कांग्रेस की आज के टाइम पर चमचे, वो भी इनके जैसे, इनके पप्पू के जैसे ही बिहेव कर रही है। अपने लॉजिकल नहीं सोचेंगे कि क्या मोदी जी वहाँ का बटन दबा कर आएंगे कि हाँ मिसाइल चलानी है वहाँ पे। ये इलॉजिकल बातें हैं। उनका पहले से प्लानिंग होगी, सब कुछ था, वो गए ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ। वैसे भारत को ईरान के इस मसले पे क्या करना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें किसी का पक्ष नहीं लेना, डिप्लोमेटिक वे में चलो। दोनों हमारे दोस्त हैं, हम एक का पक्ष पकड़ेंगे, दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। वार किसी की, वो हम भी जानते हैं और शायद भारत ने ही सबको बताया है कि वार सोल्यूशन नहीं है, मगर जब अति हो जाए तो वार ही सोल्यूशन निकलता है। वो श्री कृष्ण ने भी कहा था। तो मुझे लगता है, सुनिए एक चीज़, आप एक वहाँ के जो अमेरिका की सोच है, देखिए वो कितनी सही है गलत है, मगर रातों रात एक देश को इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया जाए। आप एक संस्कृति लेकर चल रहे हो, पहले तो उसको इस्लामीकरण करने की कोशिश किया रातों रात। क्या वहाँ की महिलाओं का हक नहीं था? ऐसे तो ये कहते हैं महिलाओं लड़ सकती हूँ, 13-13 साल की बच्चियों का विवाह हो जाएगा, हैं? महिलाओं के ऊपर मार सकते हो, पीट सकते हो, भाई जख्म नहीं आना चाहिए। ऐसे शरीयत ला वहाँ ठोक दिए गए वहाँ पे। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे भारत की जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं कह रही हैं कि हमारे रहबर मर गए हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये आतंकियों को जन्म देने वाली आतंकी जिहादन है। क्या नारा क्या लगा? हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। नसरुल्लाह मरा था तो, ठीक है, क्या कहा? हर घर से अफजल निकलेगा, वो भी आपने नारा सुना। हर घर से
खमनेई निकलेगा, ये भी आपने सुना? कभी ये सुना कि हर घर से कलाम निकलेगा, हर घर से कोई वीर अब्दुल हमीद जैसा निकलेगा? कभी नारा सुना? कभी बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना कि वो निकले जो मानवता की सेवा करे, उसके लिए आगे आए, या इस तरह से? क्योंकि वो चाहिए ही नहीं। चाहिए कौन? आतंकवादी जो खून बहाए, कत्लेआम मचाए, वो तो हीरो है। तभी तो औरंगजेब अभी तक बाप है इनका, बाबर अभी तक इनका बाप है, क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं जो मानवता की बात करे, जो ह्यूमैनिटी की बात करे, जो भाईचारे की बात करे। नहीं, अपनी अल्लाह ही अल्लाह। भाईचारे की बात तो ये करते हैं, कहते हैं कि हम आपसी भाईचारा के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अगर हमारे खामेनेई जी पे हुआ है तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। हमारे कैसे? मैं आपसे पूछूं, हमारे कैसे? खामेनेई कहाँ है? कहाँ है? ईरान में बैठा है। उसका कोई दादा परदादा गया था 1800 कुछ में, यहाँ से यूपी से ही, ठीक है। कोई रिश्तेदार वहाँ, कुछ 4-5 जो उसकी डायरेक्ट ब्लड लाइन के हैं, वो अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो मानव जाते। कश्मीर में कर रहे हैं, क्यों? उनको होप दी थी, पता आपको? ये खामेनेई वो हुआ जिसने आज़ाद कश्मीर की होप दी थी इनको, पाकिस्तान से मिलकर, इसलिए उसने उनको बाप बनाया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई नहीं है, और यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा महिलाओं को? मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व में 57 इस्लामिक कंट्री हैं। 57 इस्लामिक कंट्री में क्या किसी कंट्री ने उनका साथ दिया? आप भारत की बात करते हो तो भारत तो 18वें नंबर पे आएगा ना। कोई भी 57 इस्लामिक कंट्री में आज तक अभी तक ईरान का साथ नहीं दिया। केवल दे रहे हैं तो हुती दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं लेबनान वाले, वो भी पार्ट टाइप दे रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने मना कर दी कि भाई आप लोग साथ मत दो। तो मतलब यहाँ के विपक्षी भाई क्या चाहते हैं? मुद्दे वो उठाए जाएं जो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच के हों। कुल मिला के ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि आप और हमारा सबका दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है बिल्कुल सक्षम और समझदार नहीं है, तथा मीडिया को मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि आप भी ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हो? इस मुद्दे में कोई दम है क्या? मुद्दे वो उठाओ जो सही हो। आज जो 2014 से 2025 तक 66 विधानसभा के चुनाव हुए, 66 विधानसभा में 58 बार कांग्रेस आ रही है, मतलब 88% जनता उनके साथ नहीं है। आज अगर आपका चैनल देख रहे हैं तो केवल 12 जने देख रहे हैं जो कांग्रेस में है, 88 जने जनता नहीं सुनना चाहती है। अतः ऐसे मुद्दे लाओ जो वाकई मुद्दे हैं, अदरवाइज 88 बार क्यों हारते हो? जो मोदी की सत्ता है नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। देखिए, जब जब कांग्रेस हारती है तब तब कहती है कि लोग बटन दबाने जाते हैं, कांग्रेस का दब जाता है बीजेपी का। ये क्लियर करिए। अपने बाप दादा ने बताइए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसका केवल एकमात्र रीजन है कि आज जो है, एक बात बताओ, महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? पुत्र प्रेम में। आज कांग्रेस जो है फर्श पे क्यों आ गई? पुत्र प्रेम में। ये पुत्र प्रेम खत्म होकर सही व्यक्ति यदि गद्दी पर बैठेगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्षी गद्दी पे थे तो सत्ता पक्ष ने उनको जो है खुद अमेरिका भेजा था स्पीच देने के लिए। वो होता है विपक्ष का काम। विपक्ष का काम जो है कपड़े खींचने का या मोदी जी को कहने से नहीं होता है। पूरी सदन चल रही है, सदन का कोई भी व्यक्ति बोले मतलब मोदी बोल रहा है। जब विदेश मंत्री जो है बोल रहे हैं, आपको उनकी बात नहीं सुनना है, आपको कोई काम करना नहीं है, आपको बार बार वॉकआउट करना है, आपको मुद्दे उठाने हैं आदरणीय नरवणे जी के उठाने हैं, आपको मुद्दे उठाने हैं चाइना बॉर्डर के उठाने हैं, आपको मुद्दे उठाने हैं मोदी जी के उठाने हैं। मतलब जो देश में कमियां हैं उसी के तो मुद्दे उठाए जाएंगे ना। कमियां, दूसरी कमियां नहीं दिखती हैं क्या? एक आप सुनिए, कमियों की कमी क्या? 140 करोड़ की जनता में आज की तारीख में व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले फ्री जो है उसको चाहिए शिक्षा, और फ्री चाहिए उसको स्वास्थ्य। इसके बाद में आज आप बताइए, नो डाउट किसी के लिए आरक्षण अच्छा होगा, किसी के लिए आरक्षण खराब होगा। क्या यूजीसी सही है? उन मुद्दों पे उठाया जाए। जब तक हमारे यहाँ चुनाव की राजनीति चलेगी, जब तक निष्पक्ष और न्यूट्रल मुद्दे ही नहीं उठेंगे ना, मुद्दों की कमी है। आज इतने मुद्दे हैं, आप इनकम टैक्स देते हो, आप इनकम टैक्स देते हो, आपका कहीं नाम आता है? आज जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है उसको सबसे ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए। आज एक एक ईंट पे इनकम टैक्स देने वाले का नाम सामने आना चाहिए। जो व्यक्ति टैक्स पे है उसकी इज्जत होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई इज्जत होती है क्या? कुल मिला के ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढें, न कि देश के बाहर की समस्याएं ढूंढें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईरान पे, जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था, उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में पेट्रोल महंगे होने वाले हैं? कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ना हो रहा है देश में। और मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो भी गई तो मोदी जी पे हमें पूर्ण उन पे विश्वास है, योगी जी पे हमें विश्वास है, अमित जी पे, क्योंकि ये पहली बार वो ऐसा नहीं करेंगे। देश को संभालने का कार्य वो पत्रकार महोदया पहले भी ये सब कर चुके हैं, और वो
वो भली भांति से देश को संभालेंगे और हमें ईरान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान चाहे भाड़ में जाए, सड़ जाए, इजराइल उसको मारे, मैं तो कहता हूँ और ठोके उसको। मैं कहता हूँ हम रशिया से भी हम तेल ले रहे हैं, हमारे पास इतना तेल का भंडार इस समय लेकिन उस पे तो देश में ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। उस पे तो ट्रम्प ने रोक लगा दिया था ना, अब तो अस्थायी रोक लगाया। अरे ट्रंप के लगाने से क्या, कौन सी, अगर हमें किसी से तेल खरीदना है, मोदी जी ने साफ कह दिया था, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं किसी के सामने झुकने वालों में से, मैं उनके सामने झुकने वालों में से नहीं हूँ। मुझे जिससे तेल खरीदना होगा, आपको भी मालूम है, आप मीडिया में है, मुझे जिससे तेल खरीदना है मैं उससे तेल खरीदूंगा। और रशिया हमारा दोस्त है, रशिया से हम तेल खरीदेंगे। और अब कनाडा के साथ भी हमारी सी पॉलिसी होगी, कनाडा के पास भी काफ़ी तेल है, वो भी हमें देने को तैयार है। अमेरिका हमारे पे नहीं लगा सकता, वो यही दुबई की और इन कंट्रीज़ पे, छोटी मोटी थाईलैंड, इन पे लगा सकता। इनको डरा तो ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प क्यों कह रहे थे कि कच्चा तेल सिर्फ 30 दिन तक खरीद सकते हैं, बाकी जब तक वहाँ पे। क्लियर कर देता हूँ, तेल कोई बंद नहीं हुआ था। फरवरी महीने में ही 10 लाख पर डे बैरल इंडिया ने खरीदा, उससे कोई तेल बंद नहीं हुआ था। आपने ट्रंप के बयान कई बार सुने होंगे ना, एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। कांग्रेस क्या चल रही है, पूरा जो ट्रंप जैसा बोल रहा उसी हिसाब से चल रही है। एक बार इसी ट्रंप ने बोला था कि भारतीय इकोनॉमी डेड हो गई, जबकि सच्चाई ये थी कि हमारी इकोनॉमी 13वें से चौथे नंबर पर आ गई थी। तो कांग्रेस क्या है, जो भी भारत के खिलाफ बोल रहा है ना, उसके बयान में बयान मिला रही है। वो मोदी विरोध करते करते वो देश के विरोध में चले जा रहे हैं। और जहाँ तक रही दोनों सरकारों का अंतर, मैं ये बताता हूँ, कांग्रेस के टाइम में जब सैनिकों के जो बॉर्डरों के आसपास में ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने देते थे, इसलिए नहीं बनाने देते थे कि वो बोलते थे कि चाइना अंदर आ जाएगा, इस तरह की इनकी डिफेंसिव सोच थी। और आज की जो सोच है, जो आज की सरकार की, उसने बॉर्डर तक जो है रोड बना दिया, वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि वही क्यों अंदर आए, हम क्यों नहीं जा सकते उसके अंदर। ये होती है सोच में फ़र्क। और बात रही इसराइल की, और जो इसराइल और ईरान में से किसी एक को चुनने का, हमको इजराइल का साथ देना चाहिए। चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे जब भी देश पे कोई विपदा आई ना, तो जिन देशों ने सबसे आगे आके बोला कि मैं हूँ, उनमें एक इजराइल था और दूसरा रशिया था। तो हम ऐसे दोस्त का साथ क्यों छोड़ दें उस ईरान के लिए, जो हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ रहा, जो हमेशा जब भी भारत का कोई वो हुआ तो कभी सामने नहीं आया। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इन्होंने, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ है, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। इसी पे एक और सवाल आपसे बनता है कि यहाँ भारत में जो मुसलमान हैं, वो खामेनेई की मौत पर क्यों छाती पीट कर रो रहे हैं? केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, फिर वही कल वाली बात रिपीट करूंगा, तुलसीदास की कहावत कि भय बिन प्रीत होए न गुसाई। जिस भी व्यक्ति को ईरान प्यारा लग रहा है, उसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एक प्लेन खड़ा करके ईरान भेज दिया जाए। एक व्यक्ति उस प्लेन में बैठेगा नहीं। ये केवल वही व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे सुविधा मिल रही है, जिनको फ्री राशन मिल रहा है, जिनको गवर्नमेंट की सब सुविधाएं मिल रही हैं, जिनका पूरा पेट भरा हुआ है, उसके बाद इस देश में रह के वो बुराई करते हैं। दूसरी बात रही आपकी ट्रंप की, तो आप फिर सुनिएगा, जनवरी में 9.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया है रशिया से। इसके बाद फरवरी में 30% ज़्यादा आया है। अभी तक का सबसे ज़्यादा तेल आया है। किसी एक व्यक्ति के कहने पर क्या होता है? आप विश्वास कीजिए कि आज सदन में जो है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया लगता है, 1 दिन की सदन का 9 करोड़ रुपया लगता है। ये 2012 के आंकड़े हैं। आज का आंकड़ा इसका जो है 4 गुना कर लो, मतलब एक बार 15 दिन की सदन की कार्रवाई का 500 करोड़ रुपया लगता है। जब हमारे देश का विदेश मंत्री खड़ा होता है आपको बताने के लिए, तब जो है आप उसकी बात नहीं सुनकर वॉकआउट करते हैं। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपको जनता के प्रतिनिधि ने चुना है, आपको क्या मजाल है बाहर जाने की? जब आज जो है अपने बिरला जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया था, आपको दूसरा प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? मतलब कुल मिला के मैं केवल भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, जो इतने भी निष्पक्ष भारत के नागरिक हैं, कि उनको जो है एक सक्षम और ईमानदार विपक्ष देखने को नहीं मिला। अगर सक्षम और ईमानदार विपक्ष मिले तो आज जो है हम लोग भी धन्य हो जाएं। कुल मिला के ये कहना पड़ेगा कि हर चीज़ पे यदि आप मोदी जी के खिलाफ आते हैं, भाई मोदी जी की कूटनीति देखिए। पहले ट्रंप ने जो है 18% का 50% टैरिफ करा, 50 से फिर जो है 25 करा, 25 से फिर 10 पे आया, फिर 15 पे आया। वहाँ की हाई कोर्ट ने बोला है किसी तरीके का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और 45 दिन के अंदर 14.5 लाख करोड़ रुपया जो आपने टैरिफ वसूला है, वो अक्षरशः वापस करो। तो क्या बात है? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप सब काम हो रहे हैं, तो आदरणीय हमारे विपक्ष के मुख्य बिंदु क्यों कहते हैं कि मोदी जी बोले, मोदी जी बोले? इसका तो मतलब यह होता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमेशा कष्टों में रहता है।